नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बांग्लादेश में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगी शेख हसीना। अवामी लीग ने भारी बहुमत से जीता आम चुनाव। जीत के बाद शेख हसीना ने भारत को बताया करीबी मित्र। प्रधानमंत्री मोदी ने शेख हसीना को दी बधाई। साझेदारी और मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर की मौत के बाद इजरायल लेबनान सीमा पर बढ़ा तनाव। गाजा में हमास के आतंकियों के खिलाफ इजरायल का सैन्य अभियान भी जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री की अरब नेताओं से मुलाकात, तनाव कम करने पर दिया जोर। भारत ने मालदीव की राजदूत को तलब कर आपत्तिजनक बयानबाजी मामले में दर्ज कराया कड़ा विरोध। बदजुबानी के खिलाफ भारत में हर स्तर पर देखा जा रहा है भारी रोष। ईज माई ट्रिप ने रद्द की मालदीव की सभी फ्लाइट्स की बुकिंग। एक सप्ताह बीतने के बाद भी जापान के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी। अब तक 168 लोगों की मौत की पुष्टि। भीषण ठंड और बर्फबारी के बीच बचाव दल कर रहे हैं सैकड़ों लापता लोगों की तलाश। दुर्गम इलाकों में राहत कार्यों में बाधा। कृषि सब्सिडी में कटौती के प्रस्ताव के खिलाफ जर्मनी में किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन। आंदोलन की वजह से देश भर में यातायात प्रभावित। सप्ताह भर चलने वाले आंदोलन से आम लोगों को भारी कठिनाई। जर्मन सरकार ने प्रस्तावों पर पुनर्विचार से किया इनकार। और सुर्खियों के बाद एशिया का आईना के जरिए नजर डालते हैं एशियाई देशों से जुड़ी खास खबरों पर। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने जा रही हैं। रविवार 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने संसद की 300 में से 222 सीटें जीत ली। इस बार 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं शेख हसीना ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीता। गोपालगंज 3 सीट से उन्होंने बांग्लादेश सुप्रीम के पार्टी के कैंडिडेट एम निजामुद्दीन लश्कर को 2.49 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। हसीना को 2,49,965 वोट मिले तो निजामुद्दीन को महज 469 वोट मिले। शेख हसीना पहली बार 1986 में चुनाव जीती थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए ये एक बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी है। रविवार को हुए आम चुनाव के नतीजे आते ही तय हो गया कि देश में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए शेख हसीना ही कमान संभालने जा रही हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी सोमवार शाम आधिकारिक आंकड़ों के साथ सामने आए। उन्होंने बताया कि 300 सदस्यों वाली संसद में 298 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को 222 सीटें मिली हैं। 62 सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। एक सीट पर उम्मीदवार की मौत की वजह से चुनाव स्थगित हुआ, जबकि एक सीट का नतीजा रोक लिया गया। चुनाव में भारी जीत के बाद सामने आई शेख हसीना ने जनता का आभार जताया। मैं मात्र स्नेह के साथ अपने लोगों के लिए काम करने का प्रयास करती हूँ। हमारे लोगों ने मुझे ये अवसर दिया है। बार बार लोगों ने मुझे वोट दिया है और इसलिए और किसी भी तरह विदेश जाना चाहते हैं। सरकार को बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण करने पर ध्यान देना चाहिए और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कर कम करें और गरीब लोगों को सब्सिडी प्रदान करें। आर्थिक मोर्चे पर लोगों को राहत देने को लेकर शेख हसीना भी कदम उठाने की बात कह रही हैं। उन्होंने नई सरकार में आर्थिक प्रगति पर जोर देने का आश्वासन दिया है। अगले 5 वर्षों में हमारा मुख्य फोकस आर्थिक प्रगति और हमने जो भी काम शुरू किया है उसे पूरा करने पर होगा। हमने अपना घोषणा पत्र पहले ही घोषित कर दिया है और अब जब भी हम अपना बजट बनाते हैं और अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, हम अपने चुनावी घोषणा पत्र का पालन करते हैं।
मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की मांग थी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना आम चुनाव से पहले अपना पद छोड़ दें। उनकी मांग थी कि चुनाव किसी तटस्थ प्रशासन की निगरानी में होने चाहिए। शेख हसीना सरकार ने बीएनपी के आरोपों और मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद बीएनपी ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को चुनावी जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात करके संसदीय चुनाव में जीत हासिल कर ऐतिहासिक लगातार चौथे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने पर बधाई दी। मैं सफल चुनावों के लिए बांग्लादेश की जनता को भी बधाई देता हूं। हम बांग्लादेश के साथ अपने स्थायी और जन केंद्रित साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं दक्षिण लेबनान में हुई एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर की मौत हो गई। रॉयटर के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजरायली क्षेत्र में हमास के हमले के बाद सीमा पर बमबारी शुरू हुई थी, जिसके बाद से अब तक इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर भारी संख्या में गोलाबारी की है। इजरायली गोलीबारी में अब तक हिजबुल्लाह के 130 से अधिक लड़ाकों की मौत हो गई है। इजराइल लेबनान सीमा पर पिछले साल अक्टूबर से चला रहा तनाव सोमवार को और बढ़ गया। लेबनान के ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के प्रमुख सदस्य की हवाई हमले में मौत के बाद टकराव के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दक्षिणी लेबनान में हुए जिस हमले में विसाम अल तावील की मौत हुई, उसमें एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का ये शीर्ष कमांडर इसी गाड़ी में सवार था। ये कार्रवाई बैरूत में एक ड्रोन हमले में हमास के उप प्रमुख की मौत के कुछ ही दिनों बाद हुई है। वैसे इजराइल ने इन दोनों ही हमलों में हाथ नहीं होने की पुष्टि या खंडन नहीं किया है, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास और ईरान उसी की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। मृतक हिजबुल्लाह कमांडर के बारे में बताया गया है कि वो समूह के प्रमुख सैन्य अंग का हिस्सा था। सोमवार को ही हिजबुल्लाह का एक और सदस्य एक हवाई हमले में मारा गया। इन हवाई हमलों के बाद हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई की बात कह रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह तनाव के साथ गाजा में इजरायली सैन्य अभियान भी लगातार जारी है। इजरायली सेना हमास के आतंकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। समुद्र, हवा और जमीन से लेकर की जा रही कार्रवाई में हमास के ठिकानों पर भीषण प्रहार किया जा रहा है। इजरायली सेना ने खान यूनुस में 10 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया है। ये सभी इजराइल की ओर से हमलों की योजना बना रहे थे। इजरायली सेना का कहना है कि उसने दक्षिणी गाजा में 30 प्रमुख ठिकानों पर हमले किए हैं। इनमें भूमिगत ठिकाने, आतंकी ढांचे और हथियारों के भंडारण भी हैं। इजराइल इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि वो जीत से पहले बिल्कुल नहीं रुकेगा। इजरायली प्रधानमंत्री का कहना है कि जब तक सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते, तब तक लड़ाई को रोका नहीं जा सकता। मैं यह बात अपने शत्रुओं और मित्रों दोनों से कहता हूँ, यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारी प्रतिबद्धता है। बाकी सब सोचना समझना अलग है। बस हमें अपनी पूरी जीत तक इस अभियान को जारी रखना है। इजराइल जिन लक्ष्यों के हासिल होने तक लड़ने की बात कह रहा है, उसमें बंधकों की रिहाई का मामला भी शामिल है। 7 अक्टूबर के हमास के आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए इजराइल हर संभव कदम उठाने की बात कह रहा है। वहीं इन बंधकों के परिजन भी अपने लोगों को तुरंत रिहा कराने की मांग कर रहे हैं। बंधकों के परिजन उन वार्ताकारों से भी बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत में लगे हैं, जिन्होंने वार्ताकारों से अपने प्रयास दोगुने करने की अपील की है। हम कतर के वार्ताकारों के साथ साथ क्षेत्र के अन्य दलों से आग्रह करते हैं कि वे अपने प्रयासों को शीघ्रता से दोगुना करें। हमारी अपेक्षा है कि बातचीत में प्रगति हो और हमारे प्रियजनों की शीघ्र रिहाई हो। कूटनीतिक मोर्चे पर भी प्रयास लगातार जारी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन क्षेत्र के अहम दौरे पर हैं। अरब नेताओं से मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए ब्लिंकेन सोमवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में उतरे। इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद क्षेत्र का चौथा दौरा कर रहे अमेरिकी विदेश मंत्री सभी प्रमुख हितधारकों से मुलाकात कर रहे हैं। रविवार को कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया था कि अमेरिका फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा से बाहर बसाए जाने का समर्थन नहीं करता है। परिस्थितियां अनुकूल होते ही फिलिस्तीनी नागरिकों को जल्द से जल्द घर लौटने की इजाजत होनी चाहिए। उन पर गाजा छोड़ने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।
न ही उन पर दबाव डाला जाना चाहिए। हम गाजा के बाहर फिलिस्तीनियों के पुनर्वास के लिए कुछ इजरायली मंत्रियों और सांसदों के बयानों को खारिज करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब पहुंचने से पहले संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की थी। अमेरिका के इन कूटनीतिक प्रयासों को क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो इस बात को सुनिश्चित करने में लगा है कि इस संघर्ष का दायरा फैलना नहीं चाहिए। जापान में साल के पहले दिन आए भूकंप की वजह से मरने वालों का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। इस भूकंप की वजह से अब तक 168 लोगों की मौत हो गई है। साल के पहले ही दिन भूकंप के झटकों से खलबली मच गई। जापान में पहला भूकंप 7.6 तीव्रता का आया। पहले आई रिपोर्ट में इसे 7.4 तीव्रता बताया गया था और बाद में 7.5 तीव्रता का। यह भूकंप जापान में इशिकावा के अनामिजू से 42 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में आया था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर रही थी और सबसे असरदार भूकंप भी यही रहा था। इसके बाद भी उस दिन एक के बाद एक कई भूकंप आए और साल के पहले ही दिन 155 भूकंपों ने जापान को दहला दिया। जापान में आए विनाशकारी भूकंप को 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। बहुत से लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें दूर तक फैले इमारतों के मलबे में खोजा जा रहा है। हर दिन मृतकों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 168 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लगभग 325 लोग लापता हैं, जिनके बारे में आशंका है कि वो मलबे में दबे हो सकते हैं। मध्य जापान के इशिकावा में राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। लापता लोगों का पता लगाने के लिए जापानी अधिकारियों ने उनकी सूची जारी की, ताकि अगर किसी के पास उनकी जानकारी हो तो प्रशासन को पहुंचाई जा सके। जापान के प्रधानमंत्री का भी मानना है कि उन लोगों तक जितनी जल्दी संभव हो पहुंचना जरूरी है, जो अभी मलबे में दबे हैं या प्रभावित इलाकों में सहायता का इंतजार कर रहे हैं। नोटो प्रायद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में अलग थलग गांवों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने संबंधित मंत्रालयों और विभागों को मिलकर काम करने के लिए कहा है, ताकि राष्ट्रीय मार्ग 249 सहित सभी तटीय क्षेत्रों तक पहुंचा जा सके जो भूकंप से तबाह हुए हैं। राहत और बचाव अभियान में सबसे बड़ी चुनौती भीषण सर्दी और बर्फबारी के कारण आ रही है। प्रशासन के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली ये कि ऐसे कठोर मौसम में अभी भी मलबे में दबे लोगों को जितनी जल्दी संभव हो निकाला जाए। दूसरी बड़ी चुनौती आपदा प्रभावित लोगों को इस जानलेवा ठंड से बचाना है। प्रशासन को इस बात की भी चिंता है कि भूकंप से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त इमारतें कहीं छतों पर लगातार जमा हो रही बर्फ के भार से ढह न जाएं। ऐसी इमारतों में रह रहे लोगों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। हालांकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि उन्हें किधर जाना चाहिए। पैरावन, अगर हम यहाँ नहीं रह सकते तो हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। हम जानकारी चाहते हैं कि ऐसा कब तक होगा, हमें कब आना होगा, पानी कब मिलेगा और फिर शौचालय के लिए बार बार बाहर जाना भी अपने आप में मुश्किल है। 7.6 तीव्रता के इस भूकंप ने इमारतों के साथ साथ सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। भूकंप के कारण हुई तबाही और भूस्खलन ने दुर्गम क्षेत्रों तक संपर्क काट दिया है। अब सबसे बड़ी समस्या इन क्षेत्रों तक राहत और बचाव टीमों को पहुंचाना है। जापानी आत्मरक्षा बलों के जवान दुर्गम रास्तों पर होते हुए आपदा प्रभावित गांवों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे मुश्किल की इस घड़ी में सरकार ही नहीं, आम लोग भी एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वाजिमा शहर में एक सुपरमार्केट ने अपने दरवाजे भूकंप पीड़ितों के लिए खोल दिए। यहाँ जरूरत की सभी चीजें बेहद कम दामों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी मदद है। मैंने जरूरत की सभी चीजें खरीदी हैं। मैंने यह सब 2000 येन में खरीदा है। अगर इन्हें इनकी असली कीमत की तुलना में देखें तो यह बहुत कम है। भूकंप तो आकर गुजर गया, लेकिन उसके बाद लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स लोगों की दहशत बढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग इस डर से घरों को वापस नहीं जा रहे कि कहीं कोई बड़ा झटका ना आ जाए। ये डर वाजिमा निवासी आयुको नोटो में देखा जा सकता है। इसी भय से उनका परिवार रोज रात को कार में सोता है। हम समुद्र तल से लगभग 3 मीटर ऊपर हैं। हम नहीं जानते कि
अगला बड़ा भूकंप कब आएगा। यह तय है कि अगर एक और बड़ा भूकंप आया तो हमारा घर ढह जाएगा, इसलिए हम अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। नए साल के पहले दिन आए भूकंप की वजह से जापान ने बड़े पैमाने पर जानमाल की तबाही देखी है। भूकंप की वजह से 30,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। इसकी वजह से दसियों हजार घरों की बिजली आपूर्ति भी ठप है। राहत और बचाव अभियान में मिल रही सफलता से बचाव कर्मियों को थोड़ा बहुत हौसला मिल रहा है। सूजू कस्बे में भूकंप के 124 घंटे बाद मलबे से 90 वर्षीय महिला को सुरक्षित निकाला गया, जिससे राहत कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये बुजुर्ग महिला एक 2 मंजिला मकान के मलबे में दबी हुई थी। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। जर्मनी में राजधानी बर्लिन समेत कई शहरों में किसान, ट्रक ड्राइवर और रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर हैं। डीजल सब्सिडी और खेती में काम आने वाली गाड़ियों में मिलने वाली टैक्स छूट कम करने की सरकार की योजना के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम कर दिया, जिससे आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जर्मनी के किसान, रेलवे कर्मचारी और ट्रक ड्राइवर एक सप्ताह के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग कृषि सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, टोल टैक्स में बढ़ोतरी समेत वेतन संबंधित शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ 0 से नीचे तापमान के बीच लोग सड़कों पर ठिठुरती ठंड में विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, तो दूसरी तरफ विरोध बैनर लगे हुए ट्रैक्टरों और ट्रकों के लंबे काफिले से सड़क भरी दिखी। कई स्थानों पर सड़कें और राजमार्ग रैंप अवरुद्ध कर दिए गए, जिससे यातायात ठप हो गया। हमारे सामने केवल किसी उद्योग में टैक्स का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमें पर्यावरण और पशु संरक्षण से संबंधित मुद्दों की भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हमसे जो अपेक्षित है वो बहुत अत्यधिक है और यही वह बड़ी समस्या है जिसका हम पिछले 2 वर्षों से सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्य से यह इस तरह नहीं चल सकता। प्रदर्शनकारियों ने अगले सप्ताह तक प्रमुख यातायात और रसद मार्गों को अवरुद्ध करने का दावा किया है। उनका कहना है कि सरकार के इन निर्णयों से खरीदारी करने जा रहे व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी की जेब पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, कभी रोड टैक्स बढ़ा रही है तो कभी डीजल की कीमतें बढ़ा रही है। अब कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर कोई प्रभावित होता है और समस्या यह है कि खरीदारी करने जा रहे हर व्यक्ति को इसका पता चलता है और उसे भुगतना पड़ता है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच जर्मनी के वित्त मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने कहा है कि सरकार को तदर्थ रूप से अरबों यूरो बचाने के लिए मजबूर होकर निर्णय लेना पड़ा है। लागत के दबाव को देखते हुए हमने किसानों के साथ सद्भावना दिखाई है। हम उल्लेखनीय सब्सिडी जारी रखेंगे। कृषि वाहनों पर टैक्स में रियायत अभी रहेगी और कृषि डीजल में दी जा रही सब्सिडी को भी चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा। इसे इस तरह किया जाना ज़्यादा उचित होगा। फिर भी हमें इसके बिना कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें अदालत के फैसले की इस भारी विरोध ने चांसलर ओलाफ शोल्ज की सरकार के इस साल के बजट के लिए चुनौतियां पैदा कर दी हैं। 2024 के इस बजट में कई उल्लेखनीय फैसले प्रस्तावित हैं। इन्हीं प्रस्तावित बजट प्रावधानों के खिलाफ विरोध भड़का हुआ है। जिन बिंदुओं को लेकर विरोध हो रहा है उनमें इस साल कृषि डीजल पर किसानों की टैक्स में छूट को इस वर्ष 40% कम किया जाना शामिल है। वहीं 2025 में इसे 30% और अधिक कम करने और 2026 तक ये सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, सरकार ने कृषि और वानिकी से जुड़े कार्यों के लिए वाहनों पर लगने वाले टैक्स में छूट से जुड़े प्रावधान को समाप्त कर दिया है। इन्हीं सब बातों को लेकर भारी विरोध देखा जा रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं विश्व संस्कृति पर। मैक्सिको के प्रवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी एपिफेनी त्योहार मनाया। अमेरिकी अधिकारियों के सामने पेशी के इंतजार और भविष्य को लेकर असमंजस के बीच मैक्सिकन प्रवासियों ने उपहार और केक के साथ 3 किंग्स डे मनाकर खुशी के क्षणों को साझा किया।
प्रवासन की समस्या, कड़ाके की ठंड और सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने कारवां से तितर बितर किए जाने के बावजूद हिम्मत बांधे ये लोग एपिफेनी मना रहे हैं। एपिफेनी ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। इस दिन लोग विशेष चर्चा व सेवाओं में शामिल होते हैं और खास भोजन करते हैं। ग्रीक शब्द एपिफेनिया का अर्थ प्रकटीकरण या अभिव्यक्ति है और यह दुनिया के सामने यीशु की अभिव्यक्ति को संदर्भित करता है। कुछ पश्चिमी चर्च इस पर्व को 3 किंग्स डे के रूप में मनाते हैं। यह 3 ज्ञानी पुरुषों के शिशु यीशु से मिलने और उस दौरान उन्हें हुए अद्भुत एहसास की याद में मनाया जाता है। संकट की इस घड़ी में चंद पलों की खुशी पाकर इन प्रवासियों के बीच नई ऊर्जा का संचार देखने को मिला। मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है। प्रवासी होने के बावजूद हम मैक्सिकन लोगों ने गर्मजोशी का अनुभव किया है। अमेरिकी अधिकारियों के साथ हमारी नियुक्ति का इंतजार करते हुए और यह तय करते हुए कि क्या खुद को सौंपना है। इस बीच यह स्थानीय लोग उपहार और केक के साथ 3 किंग्स डे मनाकर हमें खुशी के क्षणों को साझा करने में मदद कर रहे हैं। बता दें कि एंजल्स मेंसेरोस टेक्सास संगठन द्वारा अमेरिका मेक्सिको सीमा पर फंसे प्रवासियों के लिए पारंपरिक तरीके से एपिफेनी त्योहार का आयोजन किया गया था ताकि संकट के इस समय में उन्हें प्रेरित रखा जा सके। वहीं इस मौके पर संगठन के सदस्य ने मेक्सिको के प्रवासियों के लिए सुरक्षा की मांग की। हम इस मौके पर मैक्सिकन अधिकारियों के इन प्रवासियों के लिए 3 उपहारों की मांग करना चाहते हैं। हम अपने साथी वेनेजुएला और मध्य अमेरिकी भाइयों के लिए सुरक्षा की मांग करते हैं क्योंकि इनमें से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं या संगठित अपराध का शिकार होने के खतरे में हैं। हम एक समाज के रूप में हम मैक्सिकन क्षेत्र में उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे हैं। हम साथी नागरिकों से भी इन व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और समर्थन बढ़ाने का आग्रह करते हैं। गौरतलब है कि 2023 में रिकॉर्ड संख्या में गरीबी, हिंसा, जलवायु परिवर्तन और संघर्ष समेत अन्य कई कारणों से मेक्सिको के लोगों का अमेरिका में प्रवासन जारी है। इस बीच अब इन प्रवासियों को अमेरिका मेक्सिको सीमा पर भोजन, पानी, आवास और बढ़ती ठंड समेत कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन प्रवासियों को यह नहीं पता कि आने वाले पल में सरकार का क्या निर्णय होगा और वे कहां जाएंगे। ऐसे में उन्हें लगातार अपने भविष्य की चिंता सता रही है। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।